हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम शुरुआत कर रहे हैं इन्वायरमेंट के कोर्स से। सो इन्वायरमेंट का जो हम शेड्यूल फॉलो करेंगे वो आपको शेड्यूल वाले वीडियो में दिख जाएगा। उसके बाद जो हम बुक लिस्ट फॉलो करेंगे वो भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। बाकी अभी सिंस इनिशियल लेक्चर्स हैं तो ये फाउंडेशनल लेक्चर्स हैं, इनमें ज़्यादा करंट ओरिएंटेड सामान नहीं मिलेगा आपको। ये बेसिक्स हैं, आपको फाउंडेशन ले करेंगी ये, ठीक है। सब्सिक्वेंटली हम करंट अफेयर्स करेंगे तो तब मैं आई विल शेयर सोर्सेज विद यू। अदरवाइज वन स्टॉप सोर्स इज़ योर शंकर आईएएस। और ये जो इनिशियल चैप्टर्स है ना, ये आप एनसीईआरटी में से भी समझ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जो मैंने आपको बताया था 12th की बायोलॉजी है, उसका जो लास्ट यूनिट है दैट इज़ रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। 4 चैप्टर्स हैं और शुरू के जो इनिशियल चैप्टर्स हम यहाँ पे लेक्चर्स में कवर करेंगे और वहाँ की जो 4 चैप्टर्स हैं वो मोर और लेस सिमिलर हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू इज़ कि आप पहले ये लेक्चर्स देखिए, उसके बाद यू कैन गो टू द बुक्स, ठीक है। आप चाहे शंकर की पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद मेक योर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जिसमें आप ये लेक्चर के पॉइंट्स इनकलकेट कर रहे हैं, शंकर से पॉइंट्स इनकलकेट कर रहे हैं और एनसीईआरटी से पॉइंट्स इनकलकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स, सो देर आर लाइक 12 to 18 questions on an average every year. This year there were like 16 questions, good combination of static and current, ठीक है। मोस्टली चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, मोस्टली चीज़ें आप डिराइव करते हो, अप्लाई करते हो, लॉजिक अप्लाई करते हो एंड यू कैन कंक्लूड टू द आंसर्स, ठीक है। आई कैंट रियली से कि आप कोर्स देखेंगे तो आप 16 के 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप 14 कर पाएँ, 13 कर पाएँ या 12 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। और बाकियों में आप एक गेस वर्क कर पाएँ, जो कि अब देखिए गेस वर्क भी अगर आप चाहते हो कि आपका सही हो, उसके लिए यू हैव टू हैव अ बेस ऑफ द नॉलेज। एकदम हम ABCD में एक में B मार्क कर दिया, दूसरे में C कर दिया, वैसा नहीं गेस वर्क है। गेस वर्क इज़ दैट व्हेन यू नो लेट्स से 2 ऑप्शंस आउट ऑफ 4 यू आर श्योर कि जो 2 ऑप्शंस हैं वो तो पक्का ही पक्का गलत है, देन योर आंसर बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि 50% प्रोबेबिलिटी है, विच इज़ अ गुड पोजिशन टू बी इन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। सो प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो क्योंकि जो सिविल्स है और जो फॉरेस्ट है उनका प्रीलिम्स सेम है, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आने ही आने हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो एक इन्वायरमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका रिलेटिव इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी 2-3 क्वेश्चंस में यू कैन यू डायरेक्ट आएंगे मेंस में GS3 में, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बाकी जगह यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव रेड इन्वायरमेंट के कुछ स्टडीज़ अच्छे से, है ना, और आपको पता है न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है, अब इकॉनमी में उसको यूज़ कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये यूज़ होता है। सेकेंडली एस्से में कभी कभी इन्वायरमेंट का टॉपिक आ जाता है, तो इन्वायरमेंट अगर आप ढंग से करते हो तो प्रीलिम्स में तो आपको डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है, मेंस में भी इट इज़ गोइंग टू गिव यू इमेंस रिवॉर्ड्स, राइट। सो ऑन दिस नोट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। अगर हम इस लेक्चर में देखें हम 3 चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ है व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, एंड देन वी विल स्टडी कि क्या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बेटर समझ पाएँ इकोलॉजी को, राइट। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इकोलॉजी। अगर हम वर्ड को ब्रेक डाउन करें ना, सो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज़ आइकोस एंड लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी और आइकोस का मतलब होता है होम, हाउस, ड्वेलिंग। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक है ये। अब अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन पे आएँ तो इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की, ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट विद वन अनदर। अगर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, और कैसे वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, अगर आप इस चीज़ को स्टडी कर रहे हो तो जो आपकी स्टडी है उसको हम नाम देंगे इकोलॉजी, ठीक है। सो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, राइट।
ये जो टर्म थी ये हेकल ने दी थी 1866 में, एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड आइकोस विच मीन्स हाउस और ड्वेलिंग, एंड लोगोस मीनिंग साइंस और स्टडी। तो किसी भी टर्म के पीछे अगर लॉजी लगा होता है तो मतलब उसकी स्टडी है, ठीक है, ओके। अब हमने देखा कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं विद द इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल दें तो ये जैसे हनी बी है, कैसे ये इंटरैक्ट कर रही है, कैसे ये इंटरैक्ट कर रही है अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, जिसमें एक फ्लावर है जिससे कि ये नेक्टर निकाल रही है। तो अगर हम इसको स्टडी करें इस चीज़ की तो इसको हम इकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें फ्रॉग, टैडपोल्स है, फ्लाइज है, वाटर है, ये कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड विद देयर इन्वायरमेंट। सो दैट इज़ व्हाट, अगर हम इस चीज़ को स्टडी करें दैट वुड बी अगेन भी इकोलॉजी। अब इकोलॉजी को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम सो दीज टू पार्ट्स आर ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, मतलब स्टडी आप वही चीज़ कर रहे हो लेकिन इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़, ठीक है। अगर आप स्पीशीज़ को एज अ कम्युनिटी या ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो हम उसको सिन इकोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। जैसे हमने हनी बी वाला एग्जाम्पल लिया जो पहली हमारी इमेज थी, यू कैन कॉल इट ऑटो इकोलॉजी। द अदर इमेज वेयर इट वॉज अ कम्युनिटी जिसमें फ्रॉग्स थे, फ्लाइज थे, टैडपोल्स थे, उसको हम एक सिन इकोलॉजी, अगर हम स्टडी इकोलॉजी ही कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक स्पीशीज़ के मद्देनज़र कर रहे हैं तो हम उसको ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। अगर हम कम्युनिटी के मद्देनज़र कर रहे हैं तो हम उसको सिन इकोलॉजी कहेंगे। अब ये ना आपको मैच द फॉलोइंग में ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं। सिमिलरली अगर हम ये देखें, ये एक सिंगल स्पीशीज़ है ना, तो हम इसको, अगर हम इसके नज़रिए से स्टडी करेंगे इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को या इसके इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे तो हम उसे ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। अगर हम, जैसे ये एक्वेटिक एक इकोसिस्टम है जिसमें स्टार फिश है, कोरल रीफ्स हैं, अगर हम एक कम्युनिटी के इकोलॉजिकल रिलेशनशिप स्टडी करेंगे तो हम उस स्टडी को सिन इकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का देखो लिटरल मीनिंग है, इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स or surrounds an organism during its lifetime is collectively known as its environment, ठीक है। कोई भी चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर रही है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ उसको इफ़ेक्ट करे, ठीक है। वो चीज़ अगर उसके सराउंडिंग भी है, अब अगर आप एग्जाम्पल लो कि यू आर इन अ एक्वेटिक, आप पानी में डाइव कर रहे हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ये फ़िश है या कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन आपको वो सराउंड कर रही है तो मतलब वो that is also part of the environment. So everything that affects or surrounds an organism is collectively in its lifetime is collectively known as its environment. Environment में अब दो चीज़ होंगी, biotic that is living, bios is a word which is associated with living, ठीक है। सो बायोटिक इज लिविंग एंड ए अगर किसी भी चीज़ के आगे लग जाता है तो मतलब उससे उल्टा, तो ए बायोटिक क्या हो गया? नॉन लिविंग, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं। सो ए बायोटिक इज नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। यू टेक योर एग्जाम्पल इंडिविजुअल, ठीक है। अब आप के अराउंड कोई भी चीज़ है, जैसे पेड़ है और एनिमल्स हो गए, ठीक है, और ह्यूमंस हो गए, वो सब बायोटिक हैं, वो लिविंग है। नॉन लिविंग क्या है? अगर आप बात करो सनलाइट की, पानी की, सॉइल की, ठीक है, दीज आर द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। अब ज़रूरी तो नहीं है ये चीज़ें सॉइल आपको इफेक्ट कर रहा हो, लेकिन वो आपकी इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो आपकी इन्वायरमेंट में दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, और ये ट्रू है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट। अगर हम कॉम्पोनेंट्स की बात करें लिविंग और बायोटिक, बायोटिक में हमने देखा एनिमल, प्लांट्स, एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया जो कि आपको दिखते भी नहीं है। नॉन लिविंग में बात करें वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, सॉइल। नॉन लिविंग को हमने क्या बोला? ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट भी आती है। अब देखो, हम अगर बात करें एज अ ह्यूमन बींग, देयर इज एन एनवायरनमेंट विच इज़ एक्सटर्नल टू यू, है ना, जिसमें हमारे पास सॉइल है या ऑक्सीजन है या एयर है या वाटर है, दैट इज एक्सटर्नल टू द स्पीशीज,
ठीक है, जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं जैसे टेम्परेचर, रेडिएशन, लाइट, क्लाइमेट, जियोलॉजी। ये जो इन्वायरमेंट है ये आपके एक्सटर्नल है। उसके बाद इंटरनल इन्वायरमेंट भी है, या जिसको हम बायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट अगर हम देखें तो व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू, ठीक है, यू आर मेड अप ऑफ जीन्स, यू आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो वो चीज़ें आपके इंटरनल है, तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। उसके बाद एक इसी के पैरेलल चीज़ आती है फिजिकल एंड बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, फिजिकल है जो बाहर है, बायोटिक है जो लिविंग है। बायोटिक इन्वायरमेंट में वही आ गया, एक तो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट और जो बाकी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जैसे बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी जो ह्यूमंस हैं आपके सराउंडिंग, है ना, वो भी बायोटिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ जीन्स, सेल्स विच इज़ इनसाइड ऑफ यू एंड आउटसाइड। अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के लिए एक टर्म होती है कॉन्स्पेसिफिक्स। जैसे ह्यूमंस हैं जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में होमोसेपियंस भी कहते हैं, है ना। अब सेम स्पीशीज़ हैं तो इनको हम कॉन्स्पेसिफिक्स भी कहेंगे, एंड अदर स्पीशीज़ दैट शेयर अ हैबिटेट। ठीक है, सो दीज आर जस्ट द टर्म्स। सो व्हाट इज देयर इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एंड बायोटिक, एक ये डिफ्रेंसिएशन हो गई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक ये डिफ्रेंसिएशन हो गई, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक ये डिफ्रेंसिएशन हो गई, विच इज सिमिलर टू द फिजिकल एंड बायोटिक वाला, वो दोनों सिमिलर ही हैं। आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, यू कैन ईजिली मार्क योर आंसर्स इफ यू नो द बेसिक टर्म्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। अब हम देयर आर 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। सबसे छोटा और लेवल क्या है, इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद आता है पॉपुलेशन विच इज फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, तो पॉपुलेशन होती है वो, जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन होगी। कम्युनिटी, कम्युनिटी होता है कि जब आप डिफरेंट पॉपुलेशंस को मिला लो, ठीक है, तो वो कम्युनिटी बनता है। अब एक पॉपुलेशन एक स्पीशीज की थी तो कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जब हमने डेफिनेशन की थी इकोलॉजी की, हमने बोला था इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। अब ये जो इंटरैक्शन है एक दूसरे के साथ, इंटरैक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, ये कहाँ हो रहा है, ये इकोसिस्टम में हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका है इकोसिस्टम को समझने का। इकोलॉजी क्या है, स्टडी, एनवायरनमेंट क्या है जो आपको सराउंड करता है, और इकोसिस्टम क्या है जहां पे इंटरैक्शन हो रहा है इंडिविजुअल्स का आपस में और एनवायरनमेंट के साथ। इकोसिस्टम्स मिलके बनाते हैं बायोम, और बायोम्स मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक बहुत लार्जेस्ट कंपोनेंट है, और इसको हम ऐसे कहते हैं कि जो भी जगह अर्थ में जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे आप इंडिविजुअल से शुरू होते हो और आप बायोस्फीयर तक जाते हो। सो इट इज टू ईज द अंडरस्टैंडिंग, हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इकोलॉजी को। सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा ये एक डायग्राम है, सो दिस इज द इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसी की अगर इसी की, ठीक है, इसी जो भी ऑर्गेनिज्म है इसकी ही नंबर्स अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पे तो हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, यहाँ पर इसका हमने नंबर बढ़ा दिया, लेट्स से 100 कर दिया, तो ये पॉपुलेशन बन जाएगा। कम्युनिटी क्या होगा, कम्युनिटी पे एक ये स्पीशीज होंगी, इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं, आउल्स आ गए, रैबिट्स आ गए, है ना, मंकीज आ गए, तो ये सब मिलके कम्युनिटी बनाएंगे। उसके बाद इकोसिस्टम और बड़ा लेवल, बायोम और बड़ा लेवल, और बायोस्फीयर सबसे बड़ा लेवल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल के साथ। देखो, इंडिविजुअल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच इज केपेबल टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, राइट। सो दैट इज व्हाट एन इंडिविजुअल इज। कोई भी ऐसी चीज जो कि इंडिपेंडेंटली एक्ट या फंक्शन कर सकती है उसको हम इंडिविजुअल कह देते हैं। जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या जो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का ही बना है, जैसे ह्यूमंस तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स के बने हैं, लेकिन अब ह्यूमंस तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के योग्य हैं, तो वो तो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, वो उनको भी हम इंडिविजुअल कहेंगे।
प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो एक्ट कर सकती है और फंक्शन कर सकती है इंडिपेंडेंटली, उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ना एक आपने टर्म सुना होगा स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में। स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो दीज आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें बहुत सारी अगर आप डिटेल में करना चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इको स्पीशीज़ आ जाता है, माइक्रो स्पीशीज़ आ जाता है। तो डोंट गो इनटू दोज डिटेल्स बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट नीड टू नो कि सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं स्पीशीज़ में विच आर केपेबल ऑफ changing genes or of interbreeding and producing a fertile offspring. The example which you can relate to most is Homo sapiens. Homo sapiens is a species जिसको हम humans के नाम से भी जानते हैं. They can produce a fertile offspring typically by sexual reproduction. ठीक है, so that is there. अब अगर हम बात करें इकोफीन, इको टाइप और इको स्पीशीज़ की, अगेन दिस कुड बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, मैच द फॉलोइंग करके आपसे पूछा जा सकता है कि इकोफीन क्या है, इको टाइप क्या है, इको स्पीशीज़ क्या है। ये बेसिकली ना अडेप्टेशन है। ये तीनों अगर हम बात करें जो ब्रॉडर कैटेगरी है स्पीशीज़, उसी में आएंगी। जैसे हम बात करें एक ही स्पीशीज़ में आएंगी ये तीनों अडेप्टेशंस हैं। जैसे कि इकोफीन क्या है कि इकोफीन वो स्पीशीज़ है जो अभी आप एग्जाम्पल लो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई। आप लगा लो ठंडी जगह से ये गर्म जगह, कोई भी प्लांट है, ठीक है, अभी वो ठंडी जगह पे हम उसको लगा रहे थे, अब वही प्लांट हमने कोई वार्मर टेम्परेचर्स में जाके प्लांट कर दिया, ठीक है, तो कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि वो अडेप्ट करेगा। पहले वो कहाँ कोल्ड टेम्परेचर्स में सर्वाइव करा था, अब उसे वार्मर में सर्वाइव करना है, तो वो कुछ अडेप्टेशंस करेगा। तो अब वो जो प्लांट होगा उसके सीड्स प्रोड्यूस होंगे और उसके जैसे और प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो अगर हम देखें ये दोनों स्पीशीज़ तो सेम ही है ना, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली कुछ डिफरेंस होगा, तो इनको हम कहेंगे इकोफीन्स। जैसे अगर आप ह्यूमंस की भी बात करो, ठीक है, जो ठंडी जगहों पे होते हैं ह्यूमंस और एकदम से ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं टेम्परेट से, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है तो उनका मेलेनिन ज़्यादा हो जाता है प्रोड्यूस, ठीक है, दे बिकम डार्कर क्योंकि मेलेनिन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सन, राइट। सो ये पिगमेंट प्रोड्यूस होता है तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो वहीं अगर हम देखें तो ह्यूमंस तो सेम है ना दोनों जगह पे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली होता है फेस वैल्यू पे, ठीक है, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कहते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो स्पीशीज सेम है लेकिन उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, जो उनके अपीयरेंस है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो इन स्पीशीज़ को हम इकोफीन कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट रीड ऑल्सो। सो एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ वंडरफुल एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग्स। तो अब ऑब्वियसली वो अडेप्ट करता है तो तभी वो टॉलरेट कर पाता है चेंजेस। अगर हम एग्जांपल दें टेम्परेचर में जो चेंजेस हुए, ठीक है, अब ये टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं, ये ह्यूमिडिटी में चेंजेस हो सकते हैं, ये सैलिनिटी में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो बट व्हाट हैपन्स व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज़ टेकन एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ कम्प्लीटली न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हर एक स्पीशीज़ की स्पेसिफिक रेंज है जिसमें वो टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अगर वही बात है ना कि अगर आप एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में ले जाओ एक प्लांट को जो कि अभी ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करा, तो वहाँ पे इट विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड इट विल डाई। तो वही है कि हर एक स्पीशीज़ की एक स्पेसिफिक रेंज है जिसमें वो टॉलरेट कर सकता है। इस रेंज को भी हमने नाम दिया गया है दैट इज़ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। विद इन दिस एम्पलीट्यूड एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 3 ब्रॉड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। पहला है इकोफीन। इकोफीन को ना इकोफीन जो वर्ड है इसका एक सिनोनिम भी है दैट इज़ इकैट, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज्ड फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो व्हेन अ स्पीशीज़ इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अ न्यू इन्वायरमेंट
उसका पहला रिस्पॉन्स होगा कि वो अडेप्ट करे, वो सर्वाइव करे, और वो सर्वाइव करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस डेवलप करेगा। लेकिन ये डिफरेंसेस परमानेंट नहीं होते। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके हमने ट्रॉपिकल एरिया से उसे टेम्परेट एरियाज़ में लेके गए, उसने अडेप्ट कर लिया, थोड़ा ठंडा रहता है और सर्वाइव कर गया वो। लेकिन अगर हम उस प्लांट को फिर से ट्रॉपिकल एरियाज़ में लेके जाएंगे तो फिर से उसमें चेंजेस आ जाएंगे। सो दैट मीन्स दैट दीज डिफरेंसेस आर नॉट permanent, they are temporary variations to survive in the new conditions. And if you take the plant back to the individual to the previous conditions, तो वो temporary जो variations थी वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना, और वो वही पुरानी अपनी आ जाएगा शेप में। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि कोई जेनेटिक्स में चेंज नहीं हुए, ठीक है। सो इन स्पीशीज़ को हम इकोफीन्स या इकैट्स कहते हैं, एंड देयरफॉर इकोफीन्स फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट्स व्हेन ब्रॉट टुगेदर बिकम सिमिलर। अगर आप डिफरेंट हैबिटेट से लेके जाओ इकोफीन्स को एक जगह पर तो वो सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इकोफीन इज़। नेक्स्ट इज़ इको टाइप। अब अगर इन इकोफीन्स को आप नए हैबिटेट में ही रखो बहुत सालों तक, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो जो चेंजेस है वो परमानेंट होने लग जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं ना, तो हम एक ही प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसकी सीड्स भी जो वो प्रोड्यूस करेगा उनकी सीड्स को भी, है ना। तो वही वाली जो सीड्स हैं, है ना, वो बार बार वही प्लांट वही वाली अडेप्टेशंस के साथ जब रिप्रोड्यूस करता रहेगा तो धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। तो अब ये जो परमानेंट होंगे चेंजेस, देखो जब भी जीन्स जो होते हैं किसी भी प्लांट के या एनिमल के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, अगर उसमें चेंजेस आते हैं ना तो वो परमानेंट होते हैं। अगर आपके सिर्फ मॉर्फोलॉजी में या अपीयरेंस में चेंजेस आ रहे हैं तो वो परमानेंट नहीं है। तो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को नए एनवायरनमेंट में रखो बहुत देर तक, तो ये देखा गया है कि उसमें जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। और ये वाले जो स्पीशीज़ हैं इनको हम इको टाइप कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम जेनेटिक स्टॉक में देखें तो बहुत माइनर वेरिएशंस होंगी, तो वी स्टिल कंसिडर देम टू बी पार्ट ऑफ द सेम स्पीशीज़ बट विद माइनर वेरिएशंस इन द जेनेटिक स्टॉक, तो इनको हम इको टाइप कहते हैं। इको स्पीशीज़ इज़ व्हेन द टू इको टाइप्स दे हैव बीन सेपरेटेड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दे बिकम परमानेंट पार्ट ऑफ द जीन्स, दे आर स्टिल द सेम स्पीशीज़। बट अब अगर हम पिछले की बात करें इको टाइप की, तो उसमें जो डिफरेंस था जेनेटिक्स में वो बहुत कम था। अगर ये जेनेटिक्स में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम इनको इको स्पीशीज़ ही कहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बोला कि जो एक इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, सिमिलरली द इको स्पीशीज़ दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस वाइबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इवन द इकोफीन्स एंड इको टाइप्स कैन, इवन द इको स्पीशीज़ कैन, दैट मीन्स दैट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। बट अगर हम इको स्पीशीज़ की बात करें और तो जो बाकी जो इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं उस स्पीशीज़ में, उससे इसका फिजिकल और जेनेटिक डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो दीज इको स्पीशीज़, अगर हम इन इको स्पीशीज़ को बहुत जनरेशन्स तक रहने दें तो दे विल डेवलप सफिशेंट चेंजेस टू बिकम अ सेपरेट स्पीशीज़, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। So that was about species and the 3 types, right? Next is population. Population जैसे मैंने बताया, it is a group of, अभी हमने बात करी इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, और स्पीशीज़ की बात करें तो वो भी सिमिलर इंडिविजुअल्स का ही ग्रुप होता है। पॉपुलेशन भी एक तरह से ग्रुप ही है, ठीक है, ऑफ सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। तो पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, बट पॉपुलेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम। तो एक एरिया की पॉपुलेशन होती है, एक स्पेसिफाइड टाइम पे। जैसे आप सपोज़ करो कि न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन है, तो हम कहते हैं कि 1 लाख है, तो मतलब उसमें 1 लाख होमो सेपियंस एक टाइम पे, दैट इज़ 2019 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ दी पॉपुलेशन। सो इट इज़ ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, राइट, दैट इज़ व्हाट पॉपुलेशन इज़। तो जो पॉपुलेशन है दैट इज़ इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। उसके बाद आपने टर्म सुनी होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम, ठीक है। वो कि कितना डेंस है वो,
ठीक है। फॉर एग्जांपल पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हम देखेंगे कि ह्यूमंस की जो डेंसिटी है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से हम बात करें दिल्ली में, तो एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 870 है डेंसिटी, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो शायद 10 लाख भी हो सकती है। ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन दैट इज़ ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, और अगर हम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम करें तो हम उसको फिर पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी वो है लिमिटिंग फैक्टर्स। एक पॉपुलेशन की ग्रोथ को अगर कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट करती है तो वो है लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं? रिसोर्सेस। ठीक है। रिसोर्सेस, they are the environmental conditions that limit the growth, the abundance or the distribution of an organism or a population of organisms। तो जो उनकी population को limit करेगी उसको हम limiting factor के नाम से जानते हैं। ठीक है। limiting factor जो है that is based on the law of minimum which was given by Liebig। ये कहता है, ये जो law है ये कहता है कि growth is not कंट्रोल्ड बाय कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो डिटरमाइन नहीं करते ग्रोथ को, लेकिन कि जो सबसे कम रिसोर्स है वो डिटरमाइन करता है कि ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की कि ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करी देखी हो, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना वो काफ़ी डेंस होते हैं। ठीक है। जो ट्रीज़ हैं उनकी जो कैनोपी है वो काफ़ी डेंस होती है, सो मच सो कि जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट के फ्लोर पे पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है। और यहाँ पे ग्रोथ है वो काफ़ी लिमिटेड होती है बिकॉज सनलाइट इज़ नॉट एबल टू रीच, एकदम अंधेरा रहता है नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पे। ठीक है। सो इस केस में जो सनलाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस अगर होगी तभी प्लांट सर्वाइव करेंगे, उनको खाना मिलेगा। तो अगर सनलाइट ही नहीं पहुंच पा रही फॉरेस्ट फ्लोर पे तो वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगी। इट इज़ द स्कार्सेस्ट रिसोर्स ऑन द ग्राउंड एंड इट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। चाहे आपके आसपास कितने मर्जी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर वो लिमिटेड है तो ग्रोथ नहीं होगी ऑफ द प्लांट्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। सो जो ग्रोथ है, जो अबंडेंस है एक पॉपुलेशन की, वो रिसोर्सेज जो एक्सेस में प्रेजेंट है वो नहीं डिटरमाइन करते, वो रिसोर्स डिटरमाइन करता है जो सबसे कम है। ठीक है। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। उसके बाद जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं दे ऑल्सो डिटरमाइन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। अगेन एक इम्पॉर्टेंट, ये ना आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस, राइट। सो नोट दीज डाउन और इनको समझिए। कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है कि एक इन्वायरमेंट, एक इकोसिस्टम कितनी जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन कर सकता है। ठीक है। वो उस इकोसिस्टम की या उस इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़ एंड इन्वायरमेंट कैन सस्टेन। जितने उस इकोसिस्टम में, उस इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज है उसमें कितनी पॉपुलेशन सस्टेन हो सकती है उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और कैरिंग कैपेसिटी का अगर हम एक मेजर डिटर्मिनेंट देखें तो वो कौन सा होगा? वो होगा लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड। ओके। सो नेक्स्ट चीज़ है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे +2 की तो इसमें ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। सो अब ये बात है कि जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, इट फ्लक्चुएट्स। ठीक है। ये तो है नहीं कि स्टेबल होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, बढ़ेगी कम होगी। ठीक है। सो अब ये बढ़ती और कम होती है ड्यू टू द चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। अब ये 4 कौन सी बेसिक प्रोसेसेस हैं हम वो देखेंगे। इसमें से जो 2 हैं वो इंक्रीज़ करती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। फॉर एग्जांपल नेटलिटी, नेटलिटी होता है बर्थ, कि जो बर्थ्स हो रहे हैं वो इंक्रीज़ करती है पॉपुलेशन को। इमिग्रेशन, अगर कहीं और से उस एरिया में लोग आएँ तो वो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेंगे एंड हेंस दे विल bring a positive change in the population density. And then there are 2 processes, mortality is deaths and emigration। जो लोग उस जगह को छोड़ के जाएंगे, उस एरिया को छोड़ के जाएंगे, so they will lead to the decrease in the
पॉपुलेशन डेंसिटी. सो नेटेलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स. नेटल आपने देखा होगा इज रिलेटेड टू बर्थ. जैसे हम इसको यूज़ करते हैं प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर. तो प्री नेटल होती है जो बर्थ से पहले मिलती है मदर को, और पोस्ट नेटल होती है जो बर्थ के बाद मदर और चाइल्ड दोनों को मिलती है. ठीक है, तो प्री नेटल, नेटल मीन्स बर्थ. इट इज़ द नंबर ऑफ द बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन विच आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी. मोर्टैलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स, है ना. ओके. इमिग्रेशन, जो लोग आ रहे हैं विच कम इन टू द हैबिटेट और एरिया फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिड्रेशन. और इमिग्रेशन, जो लोग जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी में दो चीज़ें पॉजिटिव हैं, पॉजिटिवली ऐड कर रही हैं, इमिग्रेशन एंड नेटालिटी. एमिग्रेशन एंड मोर्टैलिटी ये बाहर जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में से, इनको हम निकालेंगे. नेक्स्ट है कम्युनिटी. कम्युनिटी द कॉन्सेप्ट इज सिंपल. कम्युनिटी क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशंस. फॉर एग्जांपल कोई भी एक एरिया है, वहाँ पे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, वहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन है, वहाँ पे कुछ प्लांट्स की पॉपुलेशन होगी, कुछ ट्रीज़ मिलेंगी, कुछ आपको क्रीपर्स मिलेंगे. वो जो सब मिलाकर उस एरिया की कम्युनिटी है. तो इट इज़ द असेंबलेज और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू, मिनिमम दो तो चाहिए ना. अगर एक ही पॉपुलेशन एग्जिस्ट करी है तो दो पॉपुलेशन हो गई है ना. अगर दो पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करी हैं तो वो उस एरिया में मिलके कम्युनिटी बना रही हैं. सो इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एंड इन अ पर्टिकुलर टाइम. और कम्युनिटी की एक और अगर हम टर्म देखें तो कम्युनिटी इज़ ऑल्सो, उसका जो सिनोनिम है दैट इज़ बायोसिनोसिस. तो बायोसिनोसिस अगर आपसे पूछ ले तो बायोसिनोसिस क्या है? इट इज़ इकोलॉजिकल कम्युनिटी का दूसरा नाम. ठीक है, अब जूसिनोसिस हो गया. जू इज रिलेटेड टू एनिमल्स. ठीक है, तो फॉनल कम्युनिटी हो गई जूसिनोसिस. फाइटो इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू प्लांट्स. सिनोसिस टू कम्युनिटी, तो फ्लोरल कम्युनिटी को हमने फाइटोसिनोसिस कह दिया. माइक्रो इज रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो माइक्रोबायोसिनोसिस इज फॉर माइक्रोबियल कम्युनिटी. ठीक है, सिंपल. उसके बाद कम्युनिटीज़ जो हैं दे आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म. ठीक है, जैसे ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स जो कम्युनिटी है उस दैट इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रासेस. ठीक है, इसलिए हम उसको ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं. अब ये तो है नहीं कि ग्रासलैंड्स में ट्रीज़ नहीं होंगे. ऑब्वियसली ट्रीज़ होंगे लेकिन उनका नंबर बहुत कम होगा. एनिमल्स भी होंगे. एनिमल्स के नाम पे तो हम वैसे ही नहीं रखते. इट इज़ ऑलवेज कम्युनिटीज़ आर मोस्ट कॉमनली नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़. जैसे कि ग्रासलैंड्स में ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट में ट्रीज़, राइट. सो जैसे ये ग्रासलैंड्स है, ग्रासेस ही ग्रासेस दिख रहे हैं आपको दूर दूर तक. ट्रीज़ भी हैं लेकिन इनका नंबर लिमिटेड है. तो डोमिनेंट जो प्लांट स्पीशीज़ होती है उसके नाम पे हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, राइट. उसके बाद अगेन इकोसिस्टम. जैसे कि हमने डिस्कस करा, इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट such that energy is exchanged and system level processes such as cycling of elements emerge. तो इकोसिस्टम इज़ द, अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में समझे तो ये वो चीज़ है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट इन अ वे दैट एनर्जी एक्सचेंज होगी, है ना. इंटरैक्शन किस फॉर्म में होनी है? एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, उसके बाद साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स हो रही है. सो दैट इज़ वॉट इज़ टेकिंग प्लेस इन एन इको सिस्टम, राइट. उसके बाद अगर हम इकोसिस्टम्स की क्लासिफिकेशन देखें, सो वी हैव नेचुरल एंड वी हैव मैन मेड. मैन मेड में कौन से आते हैं? क्रॉपलैंड्स. ठीक है, जैसे आप ये जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, आप है ना आपने खुद बनाया है ना, मैन मेड है, तो वो एक तरह से मैन मेड इकोसिस्टम में आएगा. एक्वेरियम्स हो गए, गार्डन्स हो गए, डैम्स हो गए, दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम्स. नेचुरल में टेरेस्ट्रियल है जो कि लैंड पे हैं. एक्वेटिक है जो पानी में है. ठीक है, अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट्स है. ठीक है, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करें सो वी कैन हैव फ्रेश वाटर एंड वी कैन हैव मेरीन. फ्रेश वाटर में फर्दर होते हैं रनिंग वाटर और स्टैंडिंग वाटर. रनिंग वाटर इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज लोटिक. इसको आप ऐसे कह रहे हो चल रहा है, लोट रहा है, सो लोटिक. एंड स्टैंडिंग वाटर आर ऑल्सो नोन एज लेंटिक. सो जस्ट पॉज हेयर फॉर अ वाइल और इस क्लासिफिकेशन को एक दो मिनट के लिए देखिए, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी.
उसके बाद इकोटोप क्या है? इकोटोप इज़ द स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लैंडस्केप फीचर्स। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है ना इकोसिस्टम, उसको हम इकोटोप के नाम से कहते हैं। ये बेसिकली ना मैपिंग में, जब हम लैंडस्केप मैपिंग कर रहे हैं या क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये जो इकोटोप है दैट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड, ठीक है। लेकिन अगेन आई वुड से कि क्योंकि टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सो दे रिप्रेजेंट होमोजेनस। होमोजेनस होता है सिमिलर, स्पेशली एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट जो दिख रहा है, फंक्शनल यूनिट्स विच आर यूजफुल फॉर स्ट्रैटिफाइंग। अगेन स्ट्रैटिफाइंग होता है डिवाइड करना लेयर्स में, ठीक है। तो इनटू इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, इकोटोप्स में क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? फॉर मेजरमेंट एंड मैपिंग ऑफ लैंडस्केप स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड चेंज। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप ये डायग्राम भी देखो तो जो ये सब इकोटोप्स हैं, ठीक है। सो दे आर डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ लैंडस्केप मैपिंग। जैसे कि अगर हम देखें विनयार्ड्स है ना, तो आपके पास विनयार्ड्स हैं, इरिगेटेड हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, ठीक है, पैडी है, विनयार्ड्स इरिगेटेड। तो हमने ऑर्चर्ड्स रेनफेड, जो रेनफर्ड है उसको एक अलग इकोटोप बना दिया, जो ऑर्चर्ड्स इरिगेटेड है उसको अलग बना दिया फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लैंडस्केप है दैट इज़ व्हाट इकोटोप इज़, राइट। नाउ लेट्स कम टू बायोम्स। अगर हम बायोम्स देखें ना, सो द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर, ठीक है। अब बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर वो पार्ट है अर्थ का वो पार्ट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड इट इज़ द टॉप मोस्ट लेवल इफ़ वी डिवाइड द इकोलॉजी इनटू डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो अब जो बायोस्फीयर है, अगर उसका जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है दैट इज़ डिविजिबल इनटू बायोम्स। आपसे ना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बायोम्स हैं वो, उसमें क्या एक्वेटिक पार्ट भी आता है बायोस्फीयर का? नहीं, उसमें सिर्फ टेरेस्ट्रियल पार्ट आता है। सो द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन्स विच आर नोन एज बायोम्स। अब बायोम्स कैसे डिवाइडेड हैं? अगर हम इसको इमेजिन कर लें हाइपोथेटिकली कि ये एक बायोस्फीयर है, अब आपने बायोम्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन बायोम्स में डिवाइड करने का क्या क्राइटेरिया है? क्लाइमेट, ठीक है। सो द क्लाइमेट इज समथिंग विच डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द बायोम, ठीक है। और क्लाइमेट ही डिटरमाइन करेगा कि प्लांट और एनिमल्स कैसे मिलते हैं। सो ऑब्वियसली बायोम्स में अगर क्लाइमेट, हर एक बायोम में क्लाइमेट डिफरेंट है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, उनकी अबंडेंस भी डिफरेंट होगी, क्योंकि क्लाइमेट ही डिटरमाइन करता है उस चीज़ को। और अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, जो दो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं बायोम्स को, वो कौन से हैं? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, हेल एट्सेट्रा, ठीक है। सो इफ़ वी लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे हमारा नीचे टेम्परेचर है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है। तो अगर आप देखो, ये बायोम्स हैं हमारे पास, 9 बायोम्स हैं इस डायग्राम में। तो अगर हम देखें तो अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन रेनफॉल कम है, प्रेसिपिटेशन कम है, तो हमारे पास डेजर्ट होगा। डेजर्ट इज़ अ बायोम विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड बाय हाई टेम्परेचर्स, राइट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट स्पेशली, हाई टेम्परेचर्स एंड लेस प्रेसिपिटेशन। उसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन भी आप देखो 400 सेंटीमीटर्स, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देन वी कम टू अनदर बायोम दैट इज़ टुंड्रा। द टेम्परेचर्स आर लेस बट द प्रेसिपिटेशन इज़ ऑल्सो लेस, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट द बायोस्फीयर इनटू डिफरेंट बायोम्स। तो बायोम्स डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे हो रहे हैं? क्लाइमेट के बेसिस पे। और क्लाइमेट के दो डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, राइट। अगेन दिस इज़ ऑल्सो डायग्राम जिसमें रेनफॉल है, लो है, यहाँ पर हाई है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी हाई है, यू विल गेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सो अगेन इफ़ यू हैव लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर यू विल गेट अ वार्म डेजर्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोम्स, right? Then we come to biosphere. Biosphere is a biological component of the earth which includes the lithosphere. Lithosphere stands for land, ठीक है। लिथोस इज़ फॉर रॉक्स, फॉर लैंड, हाइड्रो वाटर, एटमोसफेयर एयर। तो जहाँ पे
तीनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, और एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलती हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली सर्वाइव हेयर, ठीक है. सो दिस कॉम्पोनेंट इज नोन एज बायोस्फेयर. सो इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ टुगेदर विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय देम, ठीक है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. अगर हम देखें ना लिथोस्फेयर का भी, अगर हम अर्थ की बात करें या लैंड की बात करें, तो एज यू गो डीप यू विल फाइंड लेस एंड लेस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. एटमॉस्फेयर की भी बात करें, अगर हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, जैसे ट्रोपोस्फेयर में है ना, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर वगैरह में तो कुछ बैक्टीरिया ही मिलते हैं, है ना. तो हर एक अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की या हाइड्रोस्फेयर की, सिमिलरली वाटर में भी अगर हम बहुत डीप चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स, कम होता जाएगा. तो एक ऐसा स्वीट स्पॉट है तीनों स्फेयर्स का जहाँ पे लाइफ मिलती है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज बायोस्फेयर, right. Okay, so this is again about the individual to biosphere organization. individual जैसे fish है ना, एक अकेला इंडिविजुअल पॉपुलेशन, सिमिलर फिशेस की ही पॉपुलेशन होगी. कम्युनिटी क्या होगी, जहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती हैं. इकोसिस्टम्स वेयर दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद द वाटर, है ना, विद द फिजिकल एनवायरनमेंट. बायोम क्या है, बायोम इज समथिंग विच इज़ इवन अ बिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है. इट इज़ मोस्टली द टेरेस्ट्रियल पार्ट, ठीक है. सो डोंट कन्फ्यूज द वाटर एयर, इट इज़ मोस्टली द टेरेस्ट्रियल पार्ट. अगेन अगर हम बहुत ही वेग लैंग्वेज में बोले तो इसमें लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन बायोम अगर आपको क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में तो आप इसको टेरेस्ट्रियल पार्ट ही कहोगे. और बायोम और बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट है, दैट इज़ इकोटोन. इकोटोन क्या है, इट इज़ द जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स या डाइवर्स इकोसिस्टम्स, ठीक है. अब दो इकोसिस्टम्स है ना, तो ये तो है नहीं कि अगर आप बात करो एक डेजर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फॉरेस्ट है, तो कोई इनकी डिफाइंड बाउंड्रीज तो नहीं होंगी ना. एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, जो ना डेजर्ट है ना फॉरेस्ट है, तो उस एरिया को हम कहते हैं इकोटोन. सो इट इज़ दी zone of transition or zone of junction between two biomes or diverse ecosystems. It is where two communities meet and integrate. For example, mangroves, आपने नाम सुना होगा. It is an ecotone between marine and terrestrial ecosystems, ठीक है. टेरेस्ट्रियल है लैंड, है ना, और यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे आपको ये पेड़ है, ये पानी है, तो यहाँ पे आपको कहीं मैंग्रोव्स मिलते हैं, ठीक है. सो मैंग्रोव्स इज़ एन इकोटोन, दे रिप्रेजेंट इन इकोटोन बिटवीन मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सिमिलरली एस्टुरीज कहाँ बनती हैं, जहाँ पे आपके फ्रेश वाटर मिलता है ओशंस को, वहाँ मिलती हैं. सिमिलरली रिवर बैंक या मार्शी एरिया क्या होता है, लैंड और वाटर बॉडी के बीच में, ठीक है, वो मार्शी एरियाज़ होते हैं ना, जो कि लैंड और या ड्राई और वेट एरिया के बीच में आपको मार्शेस मिलते हैं, ठीक है. रिवर और ओशन के बीच में आपको एस्टुरीज मिलेंगी. So these are the zone of junction or transition between two diverse ecosystems or two biomes, ठीक है. अब ये नैरो हो सकती है, वाइड हो सकती है, कि ट्रांजिशन छोटी है या ट्रांजिशन बहुत वाइड है, ठीक है. लोकल हो सकती है, लोकल है कि फील्ड और फॉरेस्ट के बीच में, या फिर रीजनल जैसे अभी हमने बोला फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में, काफ़ी रीजनल लेवल पे, बड़े लेवल पे, लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे, एक फील्ड और फॉरेस्ट के बीच में आपको दिख सकती है, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इकोटोन इज़. जैसे ये लैंड है, ठीक है, ये एक्वेटिक है, तो बीच में आपके पास ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होगा जिसको हम मार्श भी कहेंगे, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि लैंड और रिवर के बीच में आपको मार्शेस मिलते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज इकोटोन. उसके बाद इकोटोन में ना आपको एज इफ़ेक्ट मिलता है. एज इफ़ेक्ट क्या होता है कि इकोटोन इज़ अ एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम्स. तो इकोटोन में जो आपके पास स्पीशीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है. और कुछ स्पीशीज़ आपको यहाँ पे ऐसी मिलेंगी जो यहाँ भी नहीं मिल रही हैं, यहाँ भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है. सो दो स्पीशीज़, समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज़ इन इकोटोन इज़ मच ग्रेटर दैन द आइदर कम्युनिटी, ठीक है. सो दिस इज़ नोन एज एज इफेक्ट. और वो जो स्पीशीज़ होती हैं उनको एज स्पीशीज़ कहा जाता है, ठीक है. सो द स्पीशीज़ विच अकर अबंडेंटली इन दिस जोन इन द एज
एरिया, दैट इज़ दो स्पीशीज़ आर नोन एज दी एज स्पीशीज़। तो कुछ स्पीशीज़ हैं जो इंडिविजुअली अगर आप देखो ना इस इकोसिस्टम में इतनी ज़्यादा मिलेंगी ना इस इकोसिस्टम में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए इस इफ़ेक्ट को एज इफ़ेक्ट कहा जाता है और इन स्पीशीज़ को एज स्पीशीज़ कहा जाता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। अगर हम इकोटोन की बात करें तो इकोटोन होता है हमारे पास इकोसिस्टम्स में, या स्पीशीज़ की बात करें या हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो हम उसको इकोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ फिजिकल ट्रांजिशन जोन, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ द फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ वन और टू फिजिको केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। सो इट इज़ ग्रेजुअल कंटिन्यूस चेंज इन द स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स अक्रॉस एन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एक ग्रेडियंट है, एक फिजिकल ग्रेडियंट है जिसको हम कंसिड्रेशन में रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फिजिकल ग्रेडियंट है जो वेरी हो रहा है, तो हम उस अगर वो फिजिकल ग्रेडियंट सैलिनिटी है तो हम उसको हेलोक्लाइन कहेंगे। अगर वो केमिकल कॉम्पोजिशन है जो वेरी हो रही है तो हम इसे कीमोक्लाइन कहेंगे। डेंसिटी है तो हम इसे पिक्नोक्लाइन कहेंगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर है तो हम इसे थर्मोक्लाइन कहेंगे। सो सिंपल अगर आपको याद करना है तो ये फिज़िकल केमिकल फैक्टर्स की वेरिएशन है, और जो इकोटोन था वो फुल इकोसिस्टम्स की वेरिएशन थी। उसके बाद नीश पे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। सो नीश इज़ डिफाइंड फॉर अ स्पीशीज़, के हर एक स्पीशीज़ एक अपने यूनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, है ना, जहाँ पे उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ पे उनकी इंटरेक्शंस विद द अदर ऑर्गेनिजम्स इज एडिक्वेट, सो वो उस स्पीशीज़ का नीश होगा, ठीक है। अ स्पीशीज़ नीश इज़ इट्स इकोलॉजिकल रोल और वे ऑफ लाइफ, ठीक है। सो नीश क्या है, एक स्पीशीज़ का इकोलॉजिकल रोल या वे ऑफ लाइफ जो डिफाइन कैसे होता है, बाय द फुल सेट ऑफ कंडीशंस, रिसोर्सेज एंड इंटरेक्शंस इट नीड्स, ठीक है। सो उसके कंडीशन क्या है, क्या कंडीशंस उसे चाहिए, क्या रिसोर्सेज उसे चाहिए, क्या इंटरेक्शंस चाहिए, ये सब डिटरमाइन करती हैं एक स्पीशीज़ का नीश, ठीक है। सो ईच स्पीशीज़ फिट्स इनटू एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स ओन स्पेशल वे, ठीक है, एंड हैज़ इट्स ओन टॉलरेबल रेंजेस फॉर मैनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। ये जो नीश है हर एक स्पीशीज़ का एक यूनिक होगा, स्पेशल होगा। फॉर एग्जाम्पल अ फिश नीश मे बी डिफाइंड पार्टली बाय द रेंजेस ऑफ सैलिनिटी, कि वो किस सैलिनिटी में रहती है। मतलब एक फ़िश है, उसको उसका जो नीश है वो वही है जिसमें उसको वो सैलिनिटी मिले जिसमें वो सर्वाइव कर सकती है। सैलिनिटी हो गई, उस पानी की एसिडिटी, ठीक है, उसका टेम्परेचर, सब वही होना चाहिए जिसमें वो सर्वाइव कर पाए, टॉलरेट कर पाए इन सब चीज़ों को। तो जहाँ पे सैलिनिटी, पीएच और टेम्परेचर एडुकेट होगा उस फिश के लिए, तो वो उसका नीश होगा, ठीक है। एज वेल एज उस नीश में द फूड वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड जो कि उसको चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट ए नीश इज़। Niche refers to the unique functional role and position of a species in its habitat और ecosystem। देखो niche को समझना ना थोड़ा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि एक स्पीशीज़ है वो एक हैबिटेट या इकोसिस्टम में रह रहा है, ठीक है। अब वो स्पीशीज़ इंटरेक्ट कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से और एक फेवरेबल वे में जो कि उसके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर वो टाइगर है तो उस नीश में उसको कुछ जो प्रे है वो मिलना चाहिए ना, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए जिनके वो फीड कर सके, ठीक है, तो वो उसका नीश होगा। और एट द सेम टाइम जो बाकी कंडीशंस है, लेट्स से टेम्परेचर एडुकेट है कि नहीं, है ना, ह्यूमिडिटी एडुकेट है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें मिलके उस स्पीशीज़ का नीश बनाएंगी। तो अब ऑब्वियसली उस नीश में जो टाइगर है वो अपना फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहा है कि वो एक प्रेडेटर है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट नीश इज़। इट इज़ द फिट ऑफ अ स्पीशीज लिविंग अंडर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। So it describes how an organism responds to the distribution of resources and competitors, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स और पैथोजेंस ज़्यादा होंगे तो वो उसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे कुछ जो लिमिट करेंगे उसका एक्सेस टू द रिसोर्सेज, अगर वो बढ़ गए तो अगेन उसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ यूनिक फॉर अ स्पीशीज़
एक नीश ना एक स्पीशीज़ के लिए यूनिक होता है, वाइल मेनी स्पीशीज़ कैन शेयर दी हैबिटेट। ये बोला जाता है कि एक जो नीश है वो स्पीशीज़ के लिए यूनिक है, इसलिए नो टू स्पीशीज़ कैन शेयर द नीश बट दे कैन शेयर द हैबिटेट। ठीक है, सो नो टू स्पीशीज़ इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश। लेकिन अभी जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उसमें नीश ओवरलैप की भी बात होती है। अगेन दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे नीश का। उसके बाद हैबिटेट वर्सेस नीश की बात करें, हैबिटेट है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ रहती है, इंटरैक्ट करती है, लेकिन नीश इज़ मोर ऑफ एन आइडियोलॉजी ऑफ एन हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड सर्वाइव्स इन द प्रोवाइडेड environmental conditions. So niche is a more of a specific functional role that a species is also playing. ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीश। ठीक है, जैसे हैबिटेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन एरिया इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है, जिसमें बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स उसके लिए फेवरेबल होंगे, बट नीश इज़ समथिंग about how a species obtains the resources it needs for its survival. ठीक है, सो हैबिटेट इज़ वेयर अ स्पीशीज लिव्स, बट हाउ इट लिव्स इज़ वॉट नीश इज़। ठीक है, सो दिस इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट लेट दीज कॉन्सेप्ट सिंक इन, क्योंकि नीश पे हर बार तो नहीं बट काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा ही होता है डेफिनेशन क्या है नीश की, राइट। सो दिस इज़ अबाउट दिस। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर